बच्चों, आज हम अपने अध्याय 3 को पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस के। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। आपके विचार में कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत करते हैं? किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है? हम इनमें कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 3.1 भौतिक गुणधर्म। 3.1.1 धातु। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न प्रकार के क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 में 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं आयरन, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। क्रियाकलाप 3.1 आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है, इस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर विचार पर ध्यान दीजिए। आपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। यहाँ पर धातुओं का पहला गुणधर्म आपके लिए आया है कि सभी धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। और धातुएं वे कौन कौन सी हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई कि आयरन हो गई, कॉपर हो गई, मैग्नीशियम हो गई, ये सभी की सभी आपके पास क्या है? धातुएं हैं। तो धातुओं का पहला गुणधर्म क्या होता है? सभी धातुएं चमकदार होती हैं, अर्थात उनकी वो जो है साइन करती हैं। क्रियाकलाप 3.2 आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का उपयोग का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को की तेज धार वाली चाकू से काटने का प्रयोग कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का टुकड़ा लीजिए। टुकड़ा पकड़िए। सावधानी। सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधानी रखिए। फिल्टर पेपर के बीच चमकदार इसे सुखा लीजिए। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि धातुएं समानतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्रियाकलाप 3.1 आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा? अन्य धातुओं के भी संग यही कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को देखिए। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर में बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को अघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक अघात वर्ग है? तो यहाँ पर हमें धातुओं का दूसरा गुण पता चला। पहला गुण था कि धातुएं चमकदार होती हैं और दूसरा गुण है कि धातुएं अघात वर्ग होती हैं। आइए क्रियाकलाप 3.4 पर विचार करते हैं। उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो यहाँ पर हमें धातुओं का तीसरा गुण तन्यता के बारे में पता चला है। तो धातु में कौन सा गुण होता है? धातु में तन्यता का गुण होता है, अर्थात धातुओं को खींचकर तारें बनाई जा सकती है, फिर उन्हें ताना जा सकता है। इसमें जो सोना है आपके पास, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इस सोने के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, बताइए 1 ग्राम सोने से आप जो है 2 किलोमीटर लंबी तार खींच ले रहे हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो तीसरा गुण क्या हुआ हमारे पास? तीसरा गुण हुआ कि हमारे पास इसमें तन्यता का गुण होता है। किस प्रकार का गुण होता है तीसरा? तो तीसरा गुण आपका किसका होता है? तन्यता का गुण होता है। तीसरा गुण कौन सा हमारे पास? तन्यता का। और इसका उदाहरण क्या है? सोना। और भी हैं बहुत सारे। अघातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप
धातु के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3.5 एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए। फ्लैप की मदद से इस प्रकार को स्टैंड से बांध दीजिए कि जैसा चित्र 3.1 में दिखाया गया। तो ये चित्र आपके पास दिखाया गया है। तो इस चित्र की हम बात कर रहे हैं। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कीजिए। उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। स्पिरिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर से फ्लैप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण को लिखिए। क्या धातु द्रवित? उपर्युक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक है तथा उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अधिक चालक हैं। तो यहाँ पर से भी आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि ऊष्मा के सबसे बेहतरीन चालक कौन से हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर आप लोग अब जान चुके हो कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। तो यहाँ पर से सेकंड भी आपके पास आ गया है कि जो आपके पास मरकरी तथा लेड है वो ऊष्मा के जो है कुचालक है। क्या आप विद्युत की भी चालक हैं? क्या ये धातु विद्युत की भी चालक है? आइए हम इस बार इसके बारे में पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट जिसे परिपथ आप कहते हैं हिंदी में तैयार किया गया है। जिस धातु के जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या बल्ब जलता है? इससे क्या पता चलता है? तो ये आपके पास दिखाया गया है डायग्राम। इसी की सहायता से आपने कर देखना है। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार में आपके घर पर तक बिजली पहुंचती है उस पर वाइनिल क्लोराइड PVC अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों होती है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक अर्थात सोनोरस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है क्या नाम है, एक और धातुओं का गुण आ गया है। तो आप इसको भी याद कर ले। तो आपके पास यहाँ तक धातुओं के 4 गुण हो गए हैं। तो पहला गुण आपके पास क्या था कि धातुएं कठोर होती हैं। दूसरा गुण आपके पास क्या था कि धातुएं अघात वर्ग होती हैं। तीसरा गुण क्या था आपके पास कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। चौथा गुण आपके पास क्या हो चुका है? तो सोनोरस होती हैं धातुएं या फिर धातुओं में आवाज़ आती है। और पांचवा गुण भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पांचवा गुण हमारे पास हो गया कि धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तो ये सभी के सभी गुण हम लोग धातुओं के पढ़ चुके हैं और इसे हम अपनी पिछली कक्षाओं में भी 7th 8th या फिर 10th तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इस वजह से इसके बारे में हमें लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए। 3.1.2 अधातु। पिछली कक्षाओं में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस हैं या फिर गैस होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक और जो प्रॉपर्टी धातुओं में डिफरेंस दिखाई दे रही है तो उसके बारे में हमें याद रखना है। जैसे ब्रोमीन की हम बात कर रहे हैं तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। इसके अलावा जितनी भी आपके पास धातुएं होंगी वो किस अवस्था में होंगी? या तो वो ठोस होंगी या फिर वो गैस अवस्था में होंगी। किस में होंगी? या फिर तो वो ठोस होंगी या फिर वो गैस अवस्था में होंगी। इन धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग पता करते हैं।
क्रियाकलाप 3.7 कार्बन या जिसे आप लोग कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। इन धातुओं से 3.1 से 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षणों की जांच कीजिए। तो धातुओं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। तो सारणी 3.1 पे आपसे उन्होंने कुछ बातों को पूछा हुआ है, तो आप उन चीज़ों को बताइए। जैसे उन्होंने तत्व पूछा है, तत्व आप कौन सा ले रहे हो, एल्युमिनियम ले रहे हो, मैग्नीशियम ले रहे हो, कार्बन ले रहे हो, चिन्ह कैसा है, उनका साइन कैसा है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम आपने लिया, तो मैग्नीशियम यदि आप लेते हो तो मैग्नीशियम के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करें, जैसे Mg इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मान लीजिए जिंक लेते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम Zn का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे करके जो है क्या नाम है, आपको उनके सिंबल को लिखना है। सतह का प्रकार उनका कैसा है, कठोरता में लिखनी है, कठोर है या फिर मुलायम है। आघात वर्ध्यता हमको लिखनी है, उनको पीट कर जो है पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। तन्यता उनकी कैसे, उन्हें ताना जा सकता है कि नहीं। विद्युत के सुचालक हैं या विद्युत के कुचालक हैं। ध्वनिकता क्या है उनकी, आवाज़ करती हैं या नहीं करती हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में हमें पता करना है। चौथे पॉइंट को हम पढ़ते हैं। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम, ये गुणधर्म भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस गुणधर्म को भी पढ़ लीजिए। क्या बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। ये इतनी मुलायम होती हैं, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि धातुएं तो कठोर होती हैं, लेकिन ये भी धातु होते हुए भी इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भी अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3.8 की हम बात करते हैं। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को एकत्रित करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिलता है वह अम्लीय या क्षारीय है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धातुओं को एकत्रित करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। इस परख नली में जल तथा डालकर उसकी अच्छी तरह मिला लीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय है। क्या आप इन सभी क्रियाकलापों के समीकरण लिख सकते हैं? तो इसको मैंने पीछे भी चैप्टरों में लिखवाया हुआ है, तो आप इन्हें लिखकर देख लीजिए। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। तो एक और हमें गुण क्या मिला कि जब हम लोग अधिकांश अधातुओं को देखते हैं तो अधिकांश अधातुएं क्या करती हैं, हमें अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं हमें? ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं? ये जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। वही अधिकतर अधातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। तो जो क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी बुक से, इनको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और उसमें करके ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को कर लीजिए। 3.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 में और 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। 3.2.1 धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? तो क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलाप द्वारा उसकी हम लोग जांच करें। तो क्रियाकलाप 3.9 सावधानी। निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आँखों की सुरक्षा के लिए हम लोगों
आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रियाकलाप दोहराइए। इसमें उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिए। उत्पाद तथा धातुओं की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु को दहन हो रहा होता है तो ज्वाला का रंग कैसा था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसे प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या 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 इसके उत्पाद जल में घुलनशील हैं या नहीं? लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। किस रंग का होता है वो काले रंग का होता है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन के संपर्क में कॉपर ऑक्साइड आपका बनता है। इसी प्रकार के एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करते हैं। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एल्युमिनियम ऑक्साइड। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि वहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसी क्रियाकलाप को देखा था। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये पॉइंट भी हमको याद कर लेना है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक तथा ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती हैं। उनकी प्रकृति कैसी कुछ धातुओं की कि वो जो है क्या नाम है आपके पास अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रवृत्ति उनकी हो सकती है। दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड को अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करती हैं। तो जो दोनों से जो है क्रिया करती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। दोनों से क्रिया करें, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। जैसे एल्युमिनियम आपके पास अम्ल से क्रिया कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड आपको निर्मित कर रहा है, प्लस में आपको जल प्रदान कर रहा है। तो इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर से आपके पास एक क्षारक जिसे NaOH कहते हो, तो यह आपकी क्रिया करके सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट निर्मित करता है और जल को निर्मित करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की पहचान मैंने पहले ही बता रखी है कि इसमें H दिखाई देगा जो अम्ल होगा, और जो आपके पास क्षार होगा उसमें OH होगा। तो इसको आपको ठीक प्रकार से पढ़ लेना और उभयधर्मी ऑक्साइड को याद रखना आपने। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं। तो अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या है? जल में वो अघुलनशील हैं। तो इन पॉइंटों को आप लोग अपनी रफ कॉपी में चाहे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर तथा कुछ क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड जल से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर ये आग पकड़ सकती हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें याद कर लेना है कि पोटेशियम तथा सोडियम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो है ऐसी धातुएं हैं कि यदि इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये जो है आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए क्या किया जाता है? इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। इन्हें केरोसिन का मतलब मिट्टी का तेल हो गया, उसमें डुबो के रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः
ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वालता में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो किस रंग की परत चढ़ जाती है जब आप इसे जलाते हो कॉपर को? तो हमारे पास वो जो है काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये भी हमें याद कर लेना है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। 3.2.2 धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? तो क्रियाकलाप 3.10 में हम लोग देख पा रहे हैं। ये क्रियाकलाप आपका 10.3 का सेटअप लगाया गया है। सावधानी हमें क्या रखनी है? इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्या हम उन्हें अलग कर? क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर के बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए होते हैं। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उनके चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उनके अभिक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं? जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो ये भी याद कर लिए, जो धातुएं जल में घुलती हैं वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो इसको भी याद कर लेना हमें। जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करती हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु प्लस जल इक्वल टू धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड प्लस जल इक्वल टू धातु हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तो ठंडे जल के संग कौन सी धातुएं अभिक्रिया करती हैं? पीछे भी आ गया है आपके पास, जिसे आप लोग याद कर लीजिए। पोटेशियम तथा सोडियम की यहाँ पर बात की जा रही है। पोटेशियम तथा सोडियम की हम लोग बात कर रहे हैं इस जगह पर। तो देखिए आगे, सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें से ऊष्मा निकलते है उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। पोटेशियम जल से अभिक्रिया करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है और बहुत मात्रा में ऊर्जा आपकी निकलती है। इसी प्रकार से सोडियम है, और प्लस जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसमें ऊर्जा निकलेगी। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। कैल्शियम प्लस जल इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं तथा कैल्शियम तैरने लग जाता है। तो ये भी याद कर लेना है कि आपको इसके बुलबुले क्या होता है, हाइड्रोजन से चिपक जाते हैं और जो है क्या नाम है, वो तैरने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? वो तैरने लग जाते हैं। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके बारे में हमें याद रखना है कि मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया करेगा। जो मैग्नीशियम है वो शीतल जल से तो अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन वो किससे अभिक्रिया करेगा? वो गर्म जल से अभिक्रिया करेगा। किस प्रकार के जल से अभिक्रिया करेगा? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरने प्रारंभ कर देते हैं। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ क्रिया करती हैं न गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। तो ये भी हमें याद कर लेना है कि एल्युमिनियम,
आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं हैं जो ना तो शीतल जल से अभिक्रिया करती हैं और ना ये गर्म जल के संग अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ये किसके संग अभिक्रिया करती हैं? ये भाप के संग अभिक्रिया करती हैं। किस चीज़ के साथ अभिक्रिया करती हैं? ये भाप के साथ अभिक्रिया करते करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन एक वीडियो तो देखा उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। एल्युमिनियम प्लस जल इक्वल टू एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन प्लस जल इक्वल टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये सब धातुएं क्या करती हैं? ये बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं कर सकती हैं। किसके संग करती हैं? जल के साथ। तो ये सभी चीज़ें आपको याद कर लेनी है जो मैंने मेंशन करी आपको। 3.2.3 क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है, आप पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो धातु प्लस तनु अम्ल इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। लेकिन क्या सभी धातु इसी अभिक्रिया करती हैं, इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए इस चीज़ को हम लोग पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.11 सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त सभी धातुएं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन हैं तो रेग मार्ग से रगड़कर उन्हें साफ कर लीजिए। सावधानी, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि ये ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा युक्त प्रश्नावली में डालिए। थर्मामीटर को प्रश्नावली में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप को रिकॉर्ड किया है? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया के आधार पर धातु को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ये सभी समीकरण आपने पहले भी लिखी हुई हैं। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। तो ये भी हमें याद कर लेना है क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रेट एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं नाइट्रोजन से किसी भी प्रकार से क्रिया। तो ये नाइट्रोजन के रूपों को दिखाया गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके रूपों को दर्शाते में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु हाइड्रो क्या बोलते हैं अमोनिया तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक होती है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रियाशीलता की इस क्रम में घटती के अनुसार हम लोगों ने लिखा क्या है कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होता है, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, आयरन उससे कम। तो इसकी अभी हम एक श्रेणी भी याद करेंगे, क्रम भी हम लोग याद करेंगे। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि क्रियाशीलता के आधार पर घटते बढ़ते क्रम में आप लिखिए। तो कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पर भी आपके पास डू यू नो दिखाई दे रहा है, इसको भी आप लोगों ने याद कर लेना है। एक्वारेजिया, तो ये एक्वारेजिया क्या है? रॉयल जल है। रॉयल जल का लैटिन शब्द है। तो रॉयल जल है आपके पास 3:1 के अनुपात में यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल क्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। तो ये हमें याद कर लेना है। एक्वारेजिया के अंतर्गत क्या चीज़ है? जो अभिकर्मक आपने यूज करे थे ये गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी गला सकते हैं। 3.2.4 अन्य धातुओं लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे विक्रिया करती है? क्रियाकलाप 3.12 कॉपर का एक स्वच्छ तार आयरन की एक कील लीजिए।
को परखनली में रखकर आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखकर कॉपर सल्फेट की विलयन में डाल दीजिए, जैसा चित्र 3.4 में दर्शाया गया है। को दूसरी परखनली में रखे कॉपर सल्फेट की विलयन में डालकर 20 मिनट के बाद आप अपने परीक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परखनली में कोई परिवर्तन, कोई अभिक्रिया हुई है, इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। आप अपने परीक्षणों के क्रियाकलाप 3.9, 3.10, 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार अभिक्रिया करता है, इसके बारे में भी बताइए। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। यौगिक के विलयन या फिर गलित अवस्था में से विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने अब ऑक्सीजन, जल तथा अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसीलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते हैं। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया, वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A तथा धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातु A प्लस धातु B का लवण विलयन इक्वल टू धातु A का लवण विलयन प्लस धातु B। क्रियाकलाप 3.12 में आपने परीक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। 3.2.5 सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 निम्न श्रेणी सारणी 3.2 को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी भी जो आपको नीचे दर्शाई गई है, आपको याद कर लेना है। ये भी पेपर के हिसाब से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारणी 3.2 सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। तो यहाँ पर इस श्रेणी को देखिए, हम लोग एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए सिंबल के इस्तेमाल होता है, सोडियम के लिए Na, इसी प्रकार से कैल्शियम के लिए अन्य चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्रियाशीलता घटती जा रही है, और जब हम वैसे ऊपर की तरफ आ रहे तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्रियाशीलता कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जो है क्या नाम है, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो रही है, प्लस हो रही है, अर्थात बढ़ रही है। तो इसको हमें याद कर लेना है। तो इसको याद करने के लिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, आगे देखते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग, अजवाइन और। तो इस प्रकार से इस क्रम को यदि हम याद रखते हैं और हमें इनके सिंबल के बारे में पता है कि जिंक को Zn कहते हैं, तो हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। थ्री धातु अधातु कैसे भी क्रिया करती हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोषपूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है, इसीलिए हम तत्वों को अभिक्रियाशीलता की संयोजकता के कोष के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं।
उत्कृष्ट गैसें एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु की बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह m कोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब L कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित होते हैं। इस परमाणु के 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर देखिए, सोडियम को हम लोग देखते हैं यहाँ पर करके, तो देखिए मान लीजिए सोडियम है आपके पास, Na है, इसकी जो एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? 11 होती है। और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं? 2,8,1। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि इसके अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए भी 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो सोडियम उसकी अपेक्षा अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना अच्छा मानता है। तो जब ये त्याग करता है तो इस पर प्लस का 1, तो प्लस के साइन से हम दर्शा देते हैं, ये 1 होता है। इस प्रकार से इस पर सिंबल आ जाता है। तो हम इसको और भी सभी के साथ, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करती है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन हैं। इसके KLM कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन माइनस प्राप्त करता है। इसीलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित करता है, जैसा चित्र 3.5 में दर्शाया गया। सारणी 3.3 कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमें लिखना है। तो देखिए क्या नाम है, यहाँ पर जो क्रियाकलाप आपको दर्शाया गया था, तो उसको हम लोग अपनी कॉपी में भी आगे आने वाले उसमें देखेंगे। तत्वों के प्रकार हम अपनी सारणी में देखते हैं। तत्व हो गए, परमाणु संख्या हो गई, कोश में आपके पास कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हम लोग KLMN के अनुसार से व्यवस्थित करते हैं। उत्कृष्ट गैसें हीलियम हो गई। हीलियम क्या है? परमाणु संख्या 2 है और इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियोन हो गई आपके पास, आर्गन हो गई। तो इनके बाह्यतम कोश क्या चीज़ है? आपके पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी? इनकी वैलेंसी आपके पास जो इनकी संयोजकता होगी, संयोजकता इनकी कैसी होगी? संयोजकता इनकी 0 होगी। संयोजकता कैसी होगी? संयोजकता इनकी 0 होगी। धातुएं देखते हैं। सोडियम की बात यदि हम करें तो इसके 11 होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2,8,1 है। मैग्नीशियम 12 होते हैं, तो इसके 2,8,2 है। और इसी प्रकार से एल्युमिनियम 13 होते हैं, तो 2,8,3 है। इसी प्रकार से पोटेशियम 19 होते हैं, तो 2,8,8,1 है। कैल्शियम 20 है इसकी परमाणु संख्या, तो 2,8,8,2 है। अधातु की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की 7 है, तो 2 और 5 है। ऑक्सीजन की 8 है, तो 2 और 6 है। फ्लोरीन की हम बात करते हैं तो 9 होता है फ्लोरीन की परमाणु संख्या। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होता है। फास्फोरस की यदि हम बात करते हैं तो 15 है, 2,8,5 है। सल्फर की यदि हम बात करते हैं तो 16 है, 2,8,6 है। क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं तो 17 है, तो 2,8 और 7 है। तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए हम लोग लेते हैं सोडियम को लेते हैं, तो सोडियम को अभी हमने पढ़ा कि इस पर क्या होता है? प्लस का चार्ज होता है। इसी प्रकार से क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं तो क्लोरीन पे यदि हम बात करें तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक यदि हम कॉन्फ़िगरेशन को लिख कर देखें तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं 2, 8 और 7। ये क्या करेगा? ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ये क्या करेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर माइनस का चार्ज आएगा। और यदि हम दोनों की कंपेयरिंग कर दें तो सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन उससे ग्रहण कर लेगा। ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देंगे, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देंगे। आम भाषा में आपका नमक भी है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत जल में बनकर
सोडियम क्लोराइड के रूप में रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का सामुच्चय होता है। तो यहाँ पर हम आयन की बात करेंगे, धनायन और ऋणायन की हम बात करेंगे। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है 281, तो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, इस पर प्लस का चार्ज आएगा। इसी प्रकार से क्लोरीन, जैसा मैंने दिखाया आपके पास, इस पर क्या आ जाएगा, इसके 18 हो जाएंगे, लेकिन ये जो है माइनस का चार्ज आ जाएगा। और ये क्या करेंगे, अपने आयनों को ट्रांसफ़र कर देते। तो सोडियम अपने +1 आयन को ट्रांसफ़र कर देगा, और जो है क्या नाम है, क्लोरीन के पास अब 18 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से सोडियम जो होगा आपके पास, इसने क्लोरीन को अपना आयन ट्रांसफ़र कर दिया है। अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। तो जो मैग्नीशियम होता है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस का 2 इस पर चार्ज आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 है, तो इसके पास ये किसी से लेगा तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है आपके पास, मैग्नीशियम अपने एक एक करके अपने आयन को वो क्या करेगा, क्लोरीन को पहले एक बार देगा, फिर उसी प्रकार से दूसरे क्लोरीन को देगा, और फिर दोनों क्लोरीन के संग मैग्नीशियम +2 क्या करेगा, क्लोरीन के संग ज्वाइंट हो जाएगा, और ज्वाइंट होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ये वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो इसको भी हमें याद कर लेना है, इस पॉइंट को भी हमें याद कर लेना है। मैग्नीशियम क्लोराइड में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन आयन के नाम बता सकते हो। 3.3.1 आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में हम जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 3.13 में विज्ञान की प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या फिर किसी अन्य लवण के नमूने को लीजिए। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है, धातु के स्पेचुअल पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र 3.7 में आपको दर्शाया गया है। अन्य नमूनों के साथ भी यही क्रियाकलाप दोहराइए। आप क्या देखते हैं, क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, क्या यौगिक पिघलता है। नमूने को जल, पेट्रोल तथा केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए, क्या ये घुलनशील है। चित्र 3.8 की तरह एक और परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं, इस प्रकार के अन्य लवणों के नमूने की भी जांच कीजिए। इन यौगिकों को प्रकृति के संबंध में आप क्या जानते हैं। 4 कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आपको दिखाए गए हैं। तो आयनिक यौगिक है, इसमें सोडियम क्लोराइड है, LiCl है, कैल्शियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो सब आपके पास इनके गलनांक को दिखाया गया है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुणधर्मों पर ध्यान दीजिए। भौतिक प्रकृति इनकी कैसी होती है, तो भौतिक प्रकृति के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षक बल के कारण आयनिक यौगिक कठोर एवं ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक की यदि हम बात करते हैं तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। 3rd नंबर पर घुलनशीलता। तो वैद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। 4थे नंबर पर हम इसकी देखते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म को। विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन अपने विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक बहुत अधिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। चौथे पॉइंट को हम पढ़ते हैं। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम
ये गुणधर्म भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस गुणधर्म को भी पढ़ लीजिए। क्या बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। ये इतनी मुलायम होती हैं, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि धातुएं तो कठोर होती हैं, लेकिन ये भी धातु होती हुई भी इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भी अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3.8 की हम बात करते हैं। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को एकत्रित करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिलता है वह अम्लीय या क्षारीय है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धातुओं को एकत्रित करने के लिए उसके ऊपर एक परखनली रख दीजिए। इस परखनली में जल तथा डालकर उसकी अच्छी तरह मिला लीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय है। क्या आप इन सभी क्रियाकलापों के समीकरण लिख सकते हैं? तो इसको मैंने पीछे भी चैप्टरों में लिखवाया हुआ है, तो आप इन्हें लिखकर देख लीजिए। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। तो एक और हमें गुण क्या मिला कि जब हम लोग अधिकांश अधातुओं को देखते हैं तो अधिकांश अधातुएं क्या करती हैं, हमें अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? हमें ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं? ये जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। वही अधिकतर अधातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। तो जो क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी बुक से, इनको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और उसमें करके ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को कर लीजिए। 2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 में और 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए: एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। 3.2.1 धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? तो क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलाप द्वारा उसकी हम लोग जांच करें। तो क्रियाकलाप 3.9 सावधानी। निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आँखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रियाकलाप दोहराइए। इसमें उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिए। उत्पाद तथा धातुओं की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु को दहन हो रहा होता है तो ज्वाला का रंग कैसा था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसे प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इसके उत्पाद जल में घुलनशील हैं या नहीं? लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। किस रंग का होता है वो काले रंग का होता है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन के संपर्क में कॉपर ऑक्साइड आपका बनता है। इसी प्रकार के एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करते हैं। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एल्युमिनियम ऑक्साइड। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि वहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसी क्रियाकलाप को देखा था। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति
क्षारीय होती है। ये पॉइंट भी हमको याद कर रखना है, याद कर लेना है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक तथा ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती हैं। उनकी प्रकृति कैसी कुछ धातुओं की कि वो जो है क्या नाम है आपके पास अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रवृत्ति उनकी हो सकती है। दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड को अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करती हैं। तो जो दोनों से जो है क्रिया करती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना है, दोनों से क्रिया करें, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। जैसे एल्युमिनियम आपके पास अम्ल से क्रिया कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड आपको निर्मित कर रहा है, प्लस में आपको जल प्रदान कर रहा है। तो इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर से आपके पास एक क्षारक जिसे NaOH कहते हो, तो यह आपकी क्रिया करके सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट निर्मित करता है और जल को निर्मित करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की पहचान मैंने पहले ही बता रखी है कि इसमें H दिखाई देगा जो अम्ल होगा, और जो आपके पास क्षार होगा उसमें OH होगा। तो इसको आपको ठीक प्रकार से पढ़ लेना और उभयधर्मी ऑक्साइड को याद रखना आपने। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं। तो अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या है, जल में वो अघुलनशील है। तो इन पॉइंटों को आप लोग अपनी रफ कॉपी में चाहे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर तथा कुछ क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड जल से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से एल्युमिनियम प्लस जल इक्वल टू एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन प्लस जल इक्वल टू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये सब धातुएं क्या करती हैं, ये बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं कर सकती हैं। किसके संग करती हैं, जल के साथ। तो ये सभी चीज़ें आपको याद कर लेनी है जो मैंने मेंशन करी आपको। 3.2.3 क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है, आप पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो धातु प्लस तनु अम्ल इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। लेकिन क्या सभी धातु इसी अभिक्रिया करती हैं, इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.11 सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त सभी धातुएं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन हैं तो रेग मार्ग से रगड़कर उन्हें साफ कर लीजिए। सावधानी, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि ये ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा युक्त प्रश्नली में डालिए। थर्मामीटर को प्रश्नली में इस प्रकार लटका दे कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप को रिकॉर्ड किया है। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया के आधार पर धातु को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ये सभी समीकरण आपने पहले भी लिखी हुई हैं। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। तो ये भी हमें याद कर लेना है क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रेट एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं नाइट्रोजन से किसी भी प्रकार से क्रिया। तो ये नाइट्रोजन के रूपों को दिखाया गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके रूपों को दर्शाते में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु अमोनिया तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं।
क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक होती है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रियाशीलता की इस क्रम में घटती, तो घटती के अनुसार हम लोगों ने लिखा क्या है कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होता है, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, आयरन उससे कम। तो इसकी अभी हम एक श्रेणी भी याद करेंगे, क्रम भी हम लोग याद करेंगे। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि क्रियाशीलता के आधार पर घटते बढ़ते क्रम में आप लिखिए। तो कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पर भी आपके पास डू यू नो दिखाई दे रहा है, इसको भी आप लोगों ने याद कर लेना है। एक्वा रेजिया, तो ये एक्वा रेजिया क्या है? रॉयल जल है। रॉयल जल का लैटिन शब्द है। तो रॉयल जल है आपके पास 3:1 के अनुपात में यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल क्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। तो ये हमें याद कर लेना है। एक्वारोजिया के अंतर्गत क्या चीज़ है? जो अभिकर्मक आपने यूज करे थे, ये गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी गला सकते हैं। 3.2.4 अन्य धातुओं लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे विक्रिया करती है? क्रियाकलाप 3.12 कॉपर का एक स्वच्छ तार आयरन की एक कील लीजिए। कॉपर के तार को परखनली में रखकर आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखकर कॉपर सल्फेट की विलयन में डाल दीजिए, जैसा चित्र 3.4 में दर्शाया गया है। को दूसरी परखनली में रखे कॉपर सल्फेट की विलयन में डालकर 20 मिनट के बाद आप अपने परीक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। आपको इस प्रणाली में कोई परिवर्तन, कोई अभिक्रिया हुई है, इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? आप अपने परीक्षणों के क्रियाकलाप 3.9, 3.10, 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार अभिक्रिया करता है, इसके बारे में भी बताइए। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। यौगिक के विलयन या फिर गलित अवस्था में से विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने अब ऑक्सीजन जल तथा अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसीलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते हैं। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया, वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A तथा धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातु A प्लस धातु B का लवण विलयन इक्वल टू धातु A का लवण विलयन प्लस धातु B। क्रियाकलाप 3.12 में आपने परीक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? 3.2.5 सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 निम्न श्रेणी सारणी 3.2 को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी भी जो आपको नीचे दर्शाई गई है, आपको याद कर लेना है। ये भी पेपर के हिसाब से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारणी 3.2 सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। तो यहाँ पर इस श्रेणी को देखिए, हम लोग एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए सिंबल के इस्तेमाल होता है, सोडियम के लिए Na, इसी प्रकार से कैल्शियम के लिए अन्य चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग
नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्रियाशीलता घटती जा रही है, और जब हम ऐसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्रियाशीलता कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जो है क्या नाम है ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो रही है, प्लस हो रही है, अर्थात बढ़ रही है। तो इसको हमें याद कर लेना है। तो इसको याद करने के लिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीके। आगे देखते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग, अजवाइन और। तो इस प्रकार से इस क्रम को यदि हम याद रखते हैं और हमें इनके सिंबल के बारे में पता है कि जिंक को Zn कहते हैं, तो हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। थ्री धातु अधातु कैसे भी क्रिया करती हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है, इसीलिए हम तत्वों को अभिक्रियाशीलता की संयोजकता के कोष के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसें एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु की बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह M कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब L कोष इसका बाह्यतम कोष बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित होते हैं। इस परमाणु के 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर देखिए, सोडियम को हम लोग देखते हैं यहाँ पर करके, तो देखिए मान लीजिए सोडियम है आपके पास, Na है, इसकी जो एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है, 11 होती है। और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं, 2,8,1। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि इसके अपने बाह्यतम कोष को पूरा करने के लिए भी 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो सोडियम उसकी अपेक्षा अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना अच्छा मानता है। तो जब ये त्याग करता है तो इस पर प्लस का 1, तो प्लस के साइन से हम दर्शा देते हैं, ये 1 होता है। इस प्रकार से इस पर सिंबल आ जाता है। तो हम इसको और भी सभी के साथ, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करती है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन हैं। इसके KLM कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन माइनस प्राप्त करता है। इसीलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित करता है, जैसा चित्र 3.5 में दर्शाया गया। सारणी 3.3 कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमें लिखना है। तो देखिए क्या नाम है, यहाँ पर जो क्रियाकलाप आपको दर्शाया गया था, तो उसको हम लोग अपनी कॉपी में भी आगे आने वाले उसमें देखेंगे। तत्वों के प्रकार हम अपनी सारणी में देखते हैं। तत्व हो गए, परमाणु संख्या हो गई, कोष में आपके पास कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हम लोग KLMN के अनुसार से व्यवस्थित करते हैं। उत्कृष्ट गैसें हीलियम हो गई। हीलियम क्या है, परमाणु संख्या 2 है और इसके प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियोन हो गई आपके पास, आर्गन हो गई। तो इनके बाह्यतम कोष क्या चीज़ है, आपके पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, इनकी वैलेंसी आपके पास जो इनकी संयोजकता होगी, संयोजकता इनकी कैसी होगी, संयोजकता इनकी 0 होगी। संयोजकता कैसी होगी, संयोजकता इनकी 0 होगी। धातुएं देखते हैं।
सोडियम की बात यदि हम करें तो इसके 11 होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 281 है। मैग्नीशियम 12 होते हैं तो इसके 282 है। और इसी प्रकार से एल्युमिनियम 13 होते हैं तो 283 है। इसी प्रकार से पोटेशियम 19 होते हैं तो 2881 है। कैल्शियम 20 है, इसकी परमाणु संख्या तो 2882 है। अधातु की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की 7 है तो 2 और 5 है। ऑक्सीजन की 8 है तो 2 और 6 है। फ्लोरीन की हम बात करते हैं तो 9 होता है फ्लोरीन की परमाणु संख्या, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होता है। फास्फोरस की यदि हम बात करते हैं तो 15 है, 285 है। सल्फर की यदि हम बात करते हैं तो 16 है, 286 है। क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं तो 17 है तो 28 और 7 है। तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए हम लोग लेते हैं सोडियम को लेते हैं तो सोडियम को अभी हमने पढ़ा कि इस पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है। इसी प्रकार से क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं तो क्लोरीन पे यदि हम बात करें तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक यदि हम कॉन्फ़िगरेशन को लिख कर देखें तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं 2, 8 और 7। ये क्या करेगा, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर माइनस का चार्ज आएगा। और यदि हम दोनों की कंपेयरिंग कर दें तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन उससे ग्रहण कर लेगा। तो ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देंगे, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर देंगे। आम भाषा में आपका नमक भी है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत जल में बनकर सोडियम क्लोराइड के रूप में रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का सामुच्चय होता है। तो यहाँ पर हम आयन की बात करेंगे, धनायन और ऋणायन की हम बात करेंगे। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है 281, तो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, इस पर प्लस का चार्ज आएगा। इसी प्रकार से क्लोरीन जैसा मैंने दिखाया आपके पास कि इस पर क्या आ जाएगा, इसके 18 हो जाएंगे, लेकिन ये जो है माइनस का चार्ज आ जाएगा। और ये क्या करेंगे, अपने आयनों को ट्रांसफ़र कर देते। तो सोडियम अपने +1 आयन को ट्रांसफ़र कर देगा और जो है क्या नाम है, क्लोरीन के पास अब 18 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से सोडियम जो होगा आपके पास, इसने क्लोरीन को अपना आयन ट्रांसफ़र कर दिया है। अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। तो जो मैग्नीशियम होता है इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस का 2 इस पर चार्ज आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 है, तो इसके पास ये किसी से लेगा तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है आपके पास, मैग्नीशियम अपने एक एक करके अपने आयन को वो क्या करेगा, क्लोरीन को पहले एक बार देगा, फिर उसी प्रकार से दूसरे क्लोरीन को देगा और फिर दोनों क्लोरीन के संग मैग्नीशियम +2 क्या करेगा, क्लोरीन के संग ज्वाइंट हो जाएगा और ज्वाइंट होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ये वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो इसको भी हमें याद कर लेना है, इस पॉइंट को भी हमें याद कर लेना है। मैग्नीशियम क्लोराइड में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन आयन के नाम बता सकते हो। 3.3.1 आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में हम जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 3.13 में विज्ञान की प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या फिर किसी अन्य लवण के नमूने को लीजिए। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है, धातु के स्पेचुअल पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र 3.7 में आपको दर्शाया गया है। अन्य नमूनों के साथ भी यही क्रियाकलाप दोहराइए। आप क्या देखते हैं, क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, क्या यौगिक पिघलता है। नमूने को जल, पेट्रोल तथा केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए, क्या ये घुलनशील हैं। चित्र 3.8 की तरह एक और परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं, इस प्रकार के अन्य लवणों के नमूने की भी जांच कीजिए। इन यौगिकों को प्रकृति के संबंध में आप क्या जानते हैं। 4 कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आपको दिखाए गए हैं। तो आयनिक यौगिक है, इसमें सोडियम क्लोराइड है, LiCl है, कैल्शियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो सब आपके पास इनके गलनांक को दिखाया गया है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे।
आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुणधर्मों पर ध्यान दीजिए। भौतिक प्रकृति इनकी कैसी होती है? तो भौतिक प्रकृति के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षक बल के कारण आयनिक यौगिक कठोर एवं ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक की यदि हम बात करते हैं तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। थर्ड नंबर पर घुलनशीलता। तो वैद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। चौथे नंबर पर हम इसकी देखते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म को। विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन अपने विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक बहुत अधिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं।